हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर ऑनलाइन एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, एसएससी के जो मेंस के एग्जाम है वो होने वाले हैं, जिसमें एसएससी सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस दोनों के एग्जाम आपके अक्टूबर और नवंबर में होने वाले हैं। और साथ ही साथ सीपीयू एसआई प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो भी आपका अगले महीने मतलब अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो जो गिवन आपकी डेट्स हैं वो आपके सामने है। सीजीएल टीयर 2 का जो एग्जाम है वो फिक्स हो चुका है और वो एग्जाम होने वाला है 25, 26 और 27 अक्टूबर को, मतलब अगले महीने में। और साथ ही साथ में सीएचएसएल प्री का अभी तक रिजल्ट जारी हुआ नहीं है, लेकिन इसके मेंस के एग्जाम भी एक्सपेक्टेड जो डेट दी जा रही है वो 2 नवंबर होने वाली है, मतलब उससे अगले महीने में होने वाली है। उसके बाद में सीपीयू एसआई की बात करें अगर, प्रीलिम्स के एग्जाम जो कि अब से जस्ट अगले महीने में मतलब 3 अक्टूबर को एग्जाम, 3 से 6 अक्टूबर तक ये लगातार एग्जाम चलने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके सामने क्यों हूं इस समय। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही विशेष टॉपिक जो इंग्लिश का एक बहुत अहम हिस्सा होता है और आपके सभी के एग्जामों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और स्टूडेंट्स के लिए कई बार चैलेंजिंग भी हो जाता है। मैं उन्हीं सब्जेक्ट को लेकर के, उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के आपके सामने हूं, क्योंकि आप जो एग्जाम देने वाले हैं अगले महीने में, उन सारे एग्जामों में वो टॉपिक के क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल आने वाले हैं। और स्टूडेंट के लिए पूरा कोर्स करने के बाद में थोड़ा सा एक चैलेंज होता ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स ग्रामर के क्वेश्चन और वोकेबलरी के क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि इजी टू वर्किंग होता है ज़्यादातर। लेकिन 3 ऐसे टॉपिक्स है जहां पर थोड़ा सा चैलेंज होता है आपके लिए। वो तीनों टॉपिक्स आपके लिए, एक तो होता है क्लॉट टेस्ट, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, सभी लोग जिन्होंने 1 टाइम कोर्स कंप्लीट किया है, प्रीलिम्स का एग्जाम दिया या नहीं भी दिया, जो देने वाले उन लोगों को भी ये पता है कि क्लॉट टेस्ट एक ऐसा पार्ट होता है जो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बच्चों के लिए। दूसरा होता है पीक्यूआरएस, जिसको दूसरे नाम से पैरेजम्बल के नाम से भी बोला जाता है। और तीसरा एक पार्ट होता है पैसेज, जो कि कॉम्प्रीहेंशन का एक हिस्सा होता है। वो भी एक कहीं ना कहीं बच्चों के लिए क्रिटिकल और कॉम्प्रीहेंसिव थोड़ा सा बन जाता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अब आपका ये जो प्रॉब्लम होगा बहुत ही आसान सॉल्यूशन इसका, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम इनके ऊपर स्पेशल जो है वो क्लास लेकर के आपके लिए आ रहे हैं और ये सारी क्लासेज आपके स्पेशल जो हैं इन टॉपिक्स पर होने वाली है। तो पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि इन टॉपिक का जो एग्जाम्स में इफेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना होता है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर सीजीएल टीयर 1 की बात करते हैं और सीजीएल टीयर 1 में अगर क्वेश्चन के नंबर देखे जाए पीक्यूआरएस मतलब पैरेजम्बल से, तो टीयर 1 में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसके पक्का मिल जाते हैं और क्लॉट टेस्ट का पक्का एक क्वेश्चन का मतलब उसमें 5 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। तो एक क्लॉट टेस्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं। पैसेज का एक भी क्वेश्चन आपके प्री में नहीं आता। लेकिन टीयर 2 की बात करें अगर, 2022 के लेटेस्ट अपडेटेड जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, तो कम से कम 6 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के हर एग्जाम में देखे गए। लास्ट ईयर 2022 के मेंस की बात कर रहा हूं। वो स्टूडेंट जो इस साल का सीजीएल मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए ये चीज ज्यादा जरूरी है जानना। और एक क्वेश्चन क्लॉट टेस्ट का देखे गया और 3 क्वेश्चन पैसेज के। एक क्वेश्चन मतलब 5 के बराबर हो गया, 3 क्वेश्चन मतलब उसमें एक पैसेज में 4 क्वेश्चन इंक्लूड थे, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन 3 पैसेज आपको पूछे गए थे। सीएचएल टीयर 1 की बात करते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके पीक्यूआरएस के आए। उसके बाद में एक क्वेश्चन जो है वो क्लॉट टेस्ट का, और प्री में तो चलो कोई पैसेज का क्वेश्चन नहीं बनता। अगर मैं टीयर 2 की बात करता हूं तो 3 क्वेश्चन कम से कम आपके टीयर 2 में भी पीक्यूआरएस के देखे गए, एक क्वेश्चन क्लॉट टेस्ट का, कम से कम 2 क्वेश्चन पैसेज मतलब कॉम्प्रीहेंशन पार्ट से देखे गए थे। तो आप देख सकते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। और अगले ही महीने जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं टीयर 1 का, उनको मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा। पीक्यूआरएस के तो क्वेश्चन अब तक के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में अगर देखा जाए तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन अगर मैं बताऊं क्लॉट टेस्ट के क्वेश्चन, तो एक कम से कम क्लॉट टेस्ट आपका और एक पैसेज का कम से कम क्वेश्चन आता है। डियर ऑल, मैं आपको बताना चाहूंगा 2022 से पहले जितने एग्जाम्स लगते थे 21, 20, 19 और 18 में, उनमें अब तक कोई क्लॉट टेस्ट का क्वेश्चन प्रीलिम्स सीपीओ में नहीं पूछा गया था। लेकिन 2022 के प्रीलिम्स में आपको ये देखने को मिला कि एक क्वेश्चन क्लॉट टेस्ट का, एक क्वेश्चन पैसेज का मिला। इवन यहां तक कि कुछ पेपर्स तो ऐसे थे जिनमें 2-2 क्वेश्चन क्लॉट टेस्ट को देखने के मिले। मतलब यहां से भाव बढ़ चुके हैं क्लॉट टेस्ट के। जो चैलेंजिंग चीज है वो आपको फिर से परेशान करने वाली है, लेकिन अब नहीं परेशान करेगी, क्योंकि हम इसका तोड़ निकाल चुके हैं और हम इस पर स्पेशल काम करने वाले आज की क्लास में। सीपीओ टीयर 2 में आपके 2 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के, 5 क्वेश्चन टीयर 2 की। अगर मैं बात करूं तो ये गलत डेटा हो गया, 20 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, नोट 2 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कम से कम आपके जो है वो पीक्यूआरएस के बनते हैं। इसके अलावा 5 क्वेश्चन कम से कम क्लॉट टेस्ट, मतलब 20 क्वेश्चन यहां से हो गए, और 5 ही पैसेज के बनते हैं, मतलब 20 ही क्वेश्चन कम से कम पैसेज के हो गए आपके। तो ये टोटल मिलाकर टीयर 2 का। और फाइनली आपको मैं सीएचएसएल, इसके बाद में एमटीएस का भी मैं क्लियर करना चाहूंगा। एमटीएस में पीक्यूआरएस का तो सिंगल क्वेश्चन भी नहीं देखा गया, लेकिन पढ़ना जरूरी है, आ भी जाए ना भी आए श्योरिटी नहीं है। एक क्वेश्चन जो था वो क्लॉट टेस्ट का था, एक भी क्वेश्चन नहीं था पैसेज का। मतलब क्लॉट टेस्ट तो आप देख सकते हैं सारी एग्जामों में क्लॉट टेस्ट आपको आजकल देखने को मिलता है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला एक टाइप होता है बच्चों के लिए।
तो मैं आज जो शुरुआत करने वाला हूं आपकी वो क्लोट टेस्ट से शुरू करने वाला हूं। तो हम आज की क्लास में सबसे पहले क्लोट टेस्ट लेने वाले हैं, और वो भी कौन सा क्लोट टेस्ट लेंगे स्पेशली जो आप ही के एग्जाम के CGL टीयर 2 और वो भी दिसंबर 2022 में जो लगा था, 2 दिसंबर को जो पेपर लगा था उसमें आया हुआ एक क्लोट टेस्ट का हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने क्लोट टेस्ट है, और मैं क्लोट टेस्ट के लिए कुछ नॉर्मल फॉर्मेलिटीज में आपको बता देता हूं जो चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। तो क्लोट टेस्ट में सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप लोगों का ग्रामर जो कंसेप्ट है लगभग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रामर का भी एक रोल होता है। तो ग्रामर के जो कंसेप्ट्स होते हैं आपके वो रोल प्ले करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें काम आता है। पहला। दूसरा आपका होता है कि आपकी वोकेब पावर जो है वो भी ठीक होनी चाहिए, मतलब बहुत हाईली ठीक नहीं होने की जरूरत है, लेकिन वोकेब आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा हाईली वर्ड्स तो आते नहीं है, नॉर्मल मॉडरेट वर्ड्स आते हैं, लेकिन वो भी आपके अच्छे क्लियर होने चाहिए। और तीसरी पार्ट होती है आपकी लैंग्वेज स्किल्स। तो आपकी लैंग्वेज स्किल्स कैसी हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग जो है इंग्लिश को पढ़ करके कितना जल्दी से अंडरस्टूड कर लेते हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो थोड़ा सा रीडिंग और उसका मीनिंग का भी आपका रोल प्ले होता ही होता है। इसका मतलब ये तीनों जिसकी बेस्ट है वो आराम से किसी भी क्लोट टेस्ट को कर सकता है। और बाकी तो देखिए प्रैक्टिस सबसे बड़ा पार्ट होता है। आप एक अच्छी प्रैक्टिस करके निकलते हैं तो आप क्लोट टेस्ट जैसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। कई बार बच्चे शुरुआत में जब शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट मिले, बट व्हेन यू डू इट रेगुलरली यू कैन गेट द गुड मार्क्स एंड देन इफेक्टिव मार्क्स also in your examinations. Okay everyone, so let's get start. Today is the first क्लोट टेस्ट, और मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट क्लोट टेस्ट है वो आप ही की बुक मतलब ग्रामर बूस्टर जो है आप ही का उसी का एक क्लोट टेस्ट लिया हुआ है, तो आपके लिए थोड़ा सा इफेक्टिव भी रहेगा कि कल को आप जा करके और उसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का क्लोट टेस्ट इज जस्ट बिफोर ऑल ऑफ यू, सो वी स्टार्ट रीडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले आपको पूरे क्लोट टेस्ट को पढ़ना है। इससे थोड़ा सा आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर लैंग्वेज जो इंक्लूडिंग है वो कहना क्या चाह रही है। जैसे नॉर्मली हम पढ़ना चाहेंगे मेमोरी लॉस विद एजिंग इज डैश ए नेचुरल एंड नॉर्मल डैश द सिम्टम्स रेंज फ्रॉम फॉरगेटिंग simple daily life activities and dash familiar tasks such as driving or baking. However, there can be several other factors dash for it and these vary from person to person. Memory loss can be dash or total depending upon the conditions. ये सेंटेंस है, ये पूरा लैंग्वेज है। आपको इसके पढ़ने से एक आइडिया हो जाता है कि यार ये कहना क्या चाह रहा है, किस लैंग्वेज में या किस टाइप का ये क्लोट टेस्ट बनना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं ह्यूमन बीइंग के फिजिकल जो एफिशिएंसी नॉट एफिशिएंसी डेफिशिएंसी जो होती है उनसे रेलिवेंट ये क्वेश्चन बन रहा है। मतलब हमारे लिए जो नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग में डेफिशिएंसी होती है, तो बताया गया है सबसे पहले मेमोरी लॉस की बात की जा रही है। मेमोरी लॉस जो एज के साथ में होती है, मतलब जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो मेमोरी लॉस ऑब्वियस ही बात तो होता है। तो यहाँ एक छोटा सा अपने को हेल्प मिलेगा। आपके सामने ऑप्शन है कि पहले फिलर में आपको कंसिडर, डिनाइड, कंसिडर्ड और रिगार्ड आपको फिल करना होगा कि कौन सा सही होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मीनिंग के अनुसार करोगे तो भी आप चारों ऑप्शन आपके सामने, लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर ग्रामर स्किल्स लगा ली जाए तो आपको हेल्प मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इज जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर तो आप देखिए इसके साथ 2 वर्ब्स लग सकती है, या तो इसके साथ लगेगी V4 या फिर लगेगी इसके साथ में V3। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि V4 लगना प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव सेंटेंस बना रहा है और V3 लगना पेसिव सेंटेंस बनाएगा, और इसके अलावा इज के साथ में कोई दूसरी मैन वर्ब नहीं लगाई जा सकती, ओनली 2 मैन वर्ब। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर V1 दे रखा है जो कि बिल्कुल पूरी तरह से क्या है गलत है, क्योंकि इज के साथ में क्या आना चाहिए था V3। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कट हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर रिगार्ड भी जो है वो भी V1 का काम करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करा, और हमें जरूरत है वर्ब की थर्ड फॉर्म या चौथी फॉर्म V4 ING वाली वर्ब। ये V3 है और ये भी V3 होती है, दोनों वर्ब्स ये थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब दोनों तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता दूं डिनाइट का जो यूज किया जाता है जब कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, कोई गलती करता है और वो अपनी गलती को मानने से मना कर देता है, तो उस समय हम किसका यूज करते हैं, डिनाइट का यूज करते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से यहाँ से कोई पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कोई गलती, क्राइम या मिस्टेक की बात की जा रही है। इसका मतलब एवरीवन यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, कंसिडर्ड। कंसिडर्ड मतलब किसी चीज को कंसिडर कर देना, तय कर देना, निर्धारित कर देना, वो वाली कंडीशन होती है। तो मेमोरी लॉस, इंसान की जो मेमोरी लॉस होती है विद एजिंग, आयु के अनुसार इस कंसिडर्ड क्या तय करती है, क्या बताती है, एंड नेचुरल एंड नॉर्मल, एक प्राकृतिक मतलब नॉर्मली, और एक नॉर्मल क्या इस चीज को बताती है ये आपको बताएगा ये क्वेश्चन नंबर 2। एंड नेचुरल एंड नॉर्मल डैश, क्या ये नेचुरल नॉर्मल क्या है, क्या ये ट्रायल होता है? इंसानों की मेमोरी लॉस आना ये भी कोई ट्रायल होती है? ये कोई गाड़ी का ट्रायल थोड़ी ना चल रहा है कि नई लॉन्च हुई है उसका ट्रायल किया जा रहा है। नो, कोई सिम कार्ड का ट्रायल नहीं चल रहा है यहाँ पर, टाइप है। अच्छा, तो क्या इंसानों में मेमोरी लॉस होना है इसी प्रकार से जो कई सारी डेफिशिएंसी मतलब अभाव, कमी होती है, तो वो कोई टाइप में नहीं आती है। ये कोई किताब का, सब्जेक्ट का, टॉपिक का टाइप तो हो रहा नहीं है जो कि आप टाइप बोल देंगे।
और मेथड भी आप समझते हैं, मैथ्स का मेथड तो है नहीं, साइंस का कोई मेथड तो है नहीं। मेमोरी लॉस होना इज नॉट अ मेथड, मेमोरी लॉस होना एक प्रोसेस होती है, इंसान की आयु के साथ होने वाली प्रक्रिया होती है, स्टेज ऑफ लाइफ होती है। तो यहां से थोड़ा सा वर्डों को यहां पर लागू करना, वर्डों को इंप्लीमेंट करना, इसमें लगाना, बस वर्डों की यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वर्ड के लिए सोचते क्या है। आगे आप देखेंगे इसी में, तो आगे आपको तीसरे क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाना है कि इस फिलर में क्या जाएगा, लिखा हुआ द सिम्टम्स, आप जानते हैं इसका मतलब हो जाता है लक्षण जो होते हैं। द सिम्टम्स रेंज फ्रॉम फॉरगेटिंग सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज, मतलब मेमोरी लॉस में ये देखा जाता है कि जो शुरुआत होती है वो इंसान डेली की रूटीन की चीजों को भूलता जाता है धीरे धीरे, और हम बिल्कुल आम ये लोगों की जिंदगी में देखते हैं, आयु के साथ बढ़ता है तो डेली सबसे पहले तो छोटी मोटी जो जिंदगी की डेली रूटीन की जो चीजें होती है इंसान वो भूलता है। अच्छा, उसके बाद में क्या करता है, एंड डैश फेमिलियर टास्क सच एज, अब यहां टास्क की बात की जा रही है, और क्या करता है फेमिलियर, जो डेली वाले जो काम होते हैं जो हम डेली रूटीन पे कर रहे हैं, तो फेमिलियर टास्क को प्रॉस्परिंग करता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉस्पर का मतलब तो क्या हो जाता है, समृद्ध हो जाना। तो टास्क को समृद्ध नहीं किया जा सकता, पैसे वाला नहीं बनाया जा सकता, अमीर नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, एक्नॉलेजिंग करना, ओके, तो डेली के टास्क को एक्नॉलेज मतलब स्वीकार नहीं करता है, करता नहीं है, स्वीकार कर लेना, जान लेना, पहचान लेना, ये वाली कोई बात एक्नॉलेजिंग की नहीं होती। एक्नॉलेज का मतलब हो जाता है कि कोई भी चीज आपके सामने रखी जा रही हो, मान लो कोई सवाल रखा जा रहा है, कोई प्रपोजल रखा जा रहा है, उसको एक्नॉलेज कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। और रेक्टिफाइंग तो तब होता है जब गलती हो, उसके अंदर सुधार किया जाए, तो रेक्टिफाई ज्यादातर किया जाता है, कोई चीज रिटर्न फॉर्म में हो, लिखी हुई हो, ठीक ना, उसमें रेक्टिफाई करना होता है। इसका मतलब टास्क को हमेशा क्या किया जाता है, परफॉर्म ही किया जाता है। आप भी मानते हो जब किसी को टास्क दिया जाता है तो वो क्या किया जाता है, परफॉर्म। तो परफॉर्मिंग फैमिलियर टास्क सच एज ड्राइविंग और बेकिंग, बेकिंग मतलब होता है कुछ भी पकाना पकाना, तो ज्यादातर हम चीजें देखो ड्राइविंग करते हुए भूल जाते हैं, या फिर मान लो बेकिंग करते हुए भूल जाते हैं। ये लोगों की जिंदगी में मेमोरी का एक सबसे बड़ा रीजन होता है जो आयु के साथ में आता है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। इस प्रकार देयर कैन बी सेवरल अदर फैक्टर्स, और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, डैश फॉर इट, किस बात के लिए, मेमोरी लॉस के लिए। तो सिग्निफिकेंस फॉर इट, कमेंडेबल फॉर इट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट और एप्लेंट फॉर इट। जिस प्रकार से जो सिम्टम्स आपको भूलने के बताए गए, मेमोरी लॉस होना आयु के साथ, उसी प्रकार से और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। ना ना ना, महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, अरे मेमोरी लॉस में ये महत्वपूर्ण थोड़ी ना हो सकते, ये वाले जो कारण आपको बताए जा रहे हैं ये फैक्टर्स महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, ये जिम्मेदार होते हैं, ये वाले फैक्टर्स याद रखिएगा। इसका मतलब ये प्रशंसनीय भी नहीं हो सकते, कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय होता है। और ये एफ्लुएंट कब से होने लग गए, एफ्लुएंट तो अमीर होते हैं। अब अमीर और मेमोरी लॉस में क्या रिलेशन हो गया, ऐसी तो कोई बात ही नहीं बनी कि इससे कनेक्ट हो जाए ये वाली बात, तो हम कह सकते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप भी मानते हो जो कई सारे हमारे अंदर डेफिशिएंसीज होती है, वो डेफिशिएंसी मेमोरी लॉस के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तो इसके लिए आप सही वर्ड क्या चुनाव करोगे, जिम्मेदार। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो सिक्स्थ सेंस का क्वेश्चन है, मतलब यहां से निकलने वाला है। इसमें आपको कोई फॉरवर्ड रीडिंग या बैकवर्ड रीडिंग हेल्प नहीं करेगी कि कोई वर्ड ऐसा सिमिलर जा रहा हो आगे लिखा हो उससे आप आंसर लॉक कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की सिक्स्थ सेंस जो यहां से डेवलप होगी वो वाली आप लोगों की यहाँ काम आएगी। और इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं इसी का। तो इसने कहा कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे फॉर इट एंड दीज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये आते हैं इंसान से एक दूसरे इंसान तक, पहुंच जाते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं एक इंसान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। मेमोरी लॉस कैन बी डैश और टोटल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस वाले क्वेश्चन को भी आप ग्रामर की मदद से कितने फास्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पार्शियल के लास्ट में एल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव। कंप्लीटली के लास्ट में एलवाई है, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवर्ब। इनकम्प्लीट भी यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव। और पार्शियली क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवर्ब। और आप सबको ये चीज पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए कि जब बी आती है तो बी के बाद में किसका यूज किया जाता है, एडजेक्टिव का। क्या नहीं होता, एडवर्ब नहीं होता। इसका मतलब दो ऑप्शन तो डायरेक्ट यहां से कट जाने हैं, एक तो हो गया आपका डी ऑप्शन और एक हो गया बी ऑप्शन, बिकॉज देर इज नो नीड ऑफ एनी एडवर्ब, देर इज ओनली नीड ऑफ एडजेक्टिव बिकॉज ऑफ बी वर्ब, ठीक है ना। तो बी वर्ब को एडजेक्टिव पसंद है, बट देर इज टू एडजेक्टिव्स। तो फर्स्ट कहता है कि मेमोरी लॉस कैन बी इनकम्प्लीट और टोटल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। नो नो नो, ये इनकम्प्लीट नहीं हो सकता, ये पार्शियल होता है, क्योंकि इंसानों में जो होता है वो मेमोरी लॉस पार्शियल आता है। पार्शियल मतलब आंशिक या छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में आता है, थोड़ा थोड़ा कर से आता है, एक साथ पूरी मेमोरी लॉस नहीं होती। ये तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करिए या फिर इंसानों के आप देख सकते हैं इन चीजों से, व्यक्ति जो इस चीज से सफर कर रहा हो, इवन सबको करना होता है, तो वो चीज थोड़ी थोड़ी आती है आंशियल। जैसे बोला ना, इसमें छोटे छोटे कामों में भूल जाता है, तो ये है क्लो टेस्ट। इसमें थोड़ा सा क्या, लैंग्वेज, साथ में ग्रामर और वोकेब, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा आपका सिक्स्थ सेंस काम करना चाहिए, तो ये पूरा क्लो टेस्ट हो सकता है एंड वेरी इजी क्लो टेस्ट है।
तो डियर ऑल, ये सबसे पहला क्लोट टेस्ट हो गया और इसी प्रकार से हम बाकी के सारे क्लोट टेस्ट भी आपके धीरे 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 करने वाले हैं। तो ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। तो आप लोगों का क्लोट टेस्ट का आप टेंशन हो जाएगा पूरी तरह से दूर। आप इसको पूरा प्रैक्टिस करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।